सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लेसन 9 भारत में पर्यावरण संरक्षण पढ़ने वाले हैं। सामान्य परिचय। पृथ्वी पर जीवन का आधार ही पर्यावरण है। अतः पर्यावरण संरक्षण का इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश तथा समस्त प्राणियों के जीवन से घनिष्ठ संबंध है। वर्तमान के बदलते परिवेश में विश्व के समक्ष उत्पन्न हो रही प्राकृतिक आपदाओं की त्रासदी के साथ साथ कृत्रिम कारकों के द्वारा पर्यावरण को प्रभावित करने वाली चुनौतियों से भारत भी अछूता नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में आदिकाल से जीव जंतु एवं वनस्पतियों का विशेष महत्व रहा है। अतः भारत पर्यावरण संरक्षण के प्रति सदैव जागरूक रहा है। विश्व के अन्य देशों की तरह भारत में भी पर्यावरणीय समस्याएं विद्यमान है। विश्व के समक्ष पर्यावरणीय समस्या का विकट रूप लंदन की भीषण धुंध के रूप में सामने आया है। जब 1952 में दिसंबर के महीने में लंदन शहर को स्मॉग की एक मोटी परत से ढक दिया था, तो स्मॉग की यह काली परत इतनी गहरी थी कि दिन में रात जैसा अंधेरा छा गया। इससे बड़ा वायु प्रदूषण यहाँ पहले नहीं देखा गया था। इस स्मॉग के कारण सैकड़ों लोगों की जान चली गई और इसके बाद विश्व के अनेक देशों ने पर्यावरण प्रदूषण को लेकर चिंता व्यक्त की और एक साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। विभिन्न देशों में अनेक पर्यावरण सम्मेलन किए गए, जिनमें बढ़ती पर्यावरण समस्याओं पर चर्चाएं की गई। इसके परिणाम स्वरूप 1972 में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रमुख योगदान करता भारत में न केवल अनेक बुद्धिजीवों और प्रमुख हस्तियों ने पर्यावरण संरक्षण वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय कार्य किया है, अपितु आम लोगों ने भी आगे आकर इस दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इनमें कुछ इस प्रकार है। महात्मा गांधी का योगदान। महात्मा गांधी के जीवन एवं दर्शन ने भारत के पर्यावरण संबंधी आंदोलनों को दिशा दी व सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। गांधी जी के पर्यावरणीय मूल्यों से ही प्रेरित होकर चंडी प्रसाद भट्ट एवं सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे एवं मेधा पाटकर जैसी प्रकृति संरक्षकों ने आंदोलन चलाए। कई बड़े गैर सरकारी समूहों ने भी सामाजिक एवं पर्यावरणीय सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम चलाए, जैसे सुलभ इंटरनेशनल। गांधी जी की प्रेरणा से सफाई कर्मियों, विशेषकर हाथ से मैला ढोने वालों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा एवं पर्यावरणीय जागरूकता के लिए कार्य करता है। गांधी जी ने विभिन्न देशों के औद्योगिक विकास एवं आधुनिक औद्योगिक समाजों द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव एवं प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन को देखते हुए अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रकृति हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, किंतु हमारे लालच को नहीं। गांधी जी ने हमेशा ही पर्यावरण एवं मानव संबंधों को परस्पर पूरक माना और पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखने एवं भावी पीढ़ी को एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए पर्यावरण एवं मानव के संबंध को बेहतर बनाए रखने की बात कही। गांधी जी ने पर्यावरण के महत्व को समझाते हुए मितव्ययिता एवं सामाजिक जीवन जीने पर जोर दिया। नेक्स्ट योगदान था इंदिरा गांधी का। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम भारत में पर्यावरण के क्षेत्र में वैधानिक रूप से जंतुओं एवं पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने में अग्रणी है। इन्होंने 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित कराकर
वन्य जीवों के संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण को कानूनी रूप दिया। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 65 से बढ़ाकर 298 हो गई। वह भारतीय वन्यजीव बोर्ड की चेयरपर्सन भी रही। नेक्स्ट है मेधा पाटकर। मेधा पाटकर एवं अरुंधति राय को नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए जाना जाता है। मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। इसके अंतर्गत नर्मदा नदी पर विभिन्न निर्माणाधीन बांध परियोजनाओं का विरोध किया गया, जो पर्यावरणीय नुकसान के साथ ही आदिवासी जनजातियों के अधिकारों का अतिक्रमण भी कर रही थी। राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के संदर्भ में किए गए प्रयासों के लिए जाना जाता है। इन्हें भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है। जल संरक्षण के लिए इनके प्रयासों से प्रभावित होकर विश्व की अनेक संस्थाओं ने उन्हें पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें मैग्सेसे अवार्ड एवं स्टॉकहोम वाटर प्राइज प्रमुख है, जिसे नोबल वाटर प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने परंपरागत जल स्रोतों को तकनीकी विधि से जोड़कर राजस्थान के कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति को सुगम बनाया। नेक्स्ट है मेनका गांधी। मेनका गांधी भारत की पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्री रह चुकी है। इन्होंने वन्यजीवों के संरक्षण के लिए अनेक कार्य किए। इन्होंने वन्य एवं पालतू जीवों के संरक्षण से संबंधित कई किताबें लिखी तथा जीवों को बचाने के लिए पीपल फॉर एनिमल नाम का संगठन भी बनाया। इन्हें पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए कई पुरस्कार दिए गए हैं तथा 1994 में इन्हें वर्ष का पर्यावरणविद और शाकाहारी व्यक्ति भी चुना गया। जी.डी. अग्रवाल एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सिविल इंजीनियर थे। ये गंगा बचाओ आंदोलन में सक्रिय कार्य करता रहे। इन्हें पर्यावरण इंजीनियर भी कहा जाता था। इन्हें स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृतिवेत्ता थे। इन्हें भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है। सलीम अली पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार पक्षियों का व्यवस्थित सर्वे करवाया था। इन्होंने बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स नामक किताब लिखी। ये 1947 के बाद भारत में बने संगठन बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के मुख्य व्यक्तियों में से एक थे। इन्हीं के व्यक्तिगत प्रयासों से केवलादेव नेशनल पार्क, जो भरतपुर में है, उसका निर्माण किया गया था तथा साइलेंट वैली में हो रहे विनाश को रोकने का कार्य किया गया। इन्हें 1976 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। नेक्स्ट है डॉक्टर वंदना शिवा। उत्तराखंड में जन्मी वंदना शिवा ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की आवाज़ बुलंद की है। 1970 में ये चिपको आंदोलन से जुड़ी रही और वर्ष 1982 में इन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिकी के लिए देहरादून में अनुसंधान संस्थान की स्थापना की, जो कि महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी मुद्दों पर अनुसंधान के लिए समर्पित है। इन्होंने नवधान्य नामक एक गैर सरकारी संगठन की स्थापना भी की है, जो स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर जैव कृषि, देसी बीज एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। पर्यावरण के क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित करते हुए इन्हें राइट लाइवलीहुड एवं ग्लोबल 500 जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।
नेक्स्ट है प्रोफेसर माधव गाडगिल। ये एक भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञानी हैं। इन्होंने जनसंख्या, जीव विज्ञान, संरक्षण, जीव विज्ञान एवं मानव पारिस्थितिकी जैसे विषयों पर शोध किया है। प्रोफेसर माधव गाडगिल पश्चिमी घाट पारितंत्र विशेषज्ञ पैनल के चेयरमैन रहे हैं। इन्हें 2015 में अमेरिकी समुद्री जैविक विज्ञानी डॉक्टर जेन लुबचेंको के साथ प्रतिष्ठित टायलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत एवं विश्व के अन्य देशों में संरक्षण एवं सतत विकास की नीतियों के विकास के नेतृत्व के लिए दिया गया है। 2006 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। अनिल कुमार अग्रवाल। अनिल कुमार अग्रवाल भारतीय पर्यावरणीय वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1982 में भारत के राज्यों के पर्यावरण पर पहली रिपोर्ट लिखी। ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के संस्थापक थे। यह दिल्ली स्थित शोध आधारित एक गैर सरकारी संगठन है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने उन्हें उनके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यों के लिए ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर के लिए चुना था। नेक्स्ट है प्रमोद पाटिल। पुणे में रहने वाले पक्षी वैज्ञानिक प्रमोद पाटिल को ग्रेट इंडियन बर्ड्स के संरक्षण के लिए जाना जाता है। इसके लिए इन्हें रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी लंदन द्वारा प्रतिष्ठित व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आनंद कुमार। आनंद कुमार प्रकृति संरक्षणवादी वैज्ञानिक है। इन्हें दक्षिण भारत में मानव एवं हाथियों के बीच रिश्ते को बेहतर बनाने और मानव एवं हाथियों के बीच के तनाव को कम करने के लिए जाना जाता है। इन्हें 2015 में प्रमोद पाटिल तथा अन्य के साथ व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया। आनंद कुमार अन्नामलाई हाथी कार्यक्रम का नेतृत्व करते हैं, जिसका उद्देश्य मानव और हाथी के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। माइक पांडे ने अपने कैरियर की शुरुआत वन्य जीवों पर फिल्म बनाने से की। इन्होंने व्हेल पर सोर्स ऑफ साइलेंस नामक फिल्म का निर्माण किया। पांडे सरकार पर अपनी फिल्मों के माध्यम से सतत विकास के साथ समृद्धि एवं जीव जंतुओं के संरक्षण संबंधी कार्य करने के लिए दबाव बनाते रहे हैं। इन्होंने वन्य जीवों पर कई फिल्में बनाई, जिसके लिए इन्होंने वैश्विक स्तर पर 300 से अधिक पुरस्कारों से नवाजा गया। 2009 में टाइम्स मैगजीन के द्वारा मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद कैमरून डियाज के साथ इन्हें हीरो ऑफ एनवायरनमेंट घोषित किया गया। 1994 में इन्हें ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार दिया गया और यह एशिया के पहले निर्माता निर्देशक है जिन्हें वाइल्ड स्क्रीन पांडा अवार्ड दिया गया। वर्तमान में माइक पांडे अर्थ मैटर्स फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है जादव मोलाई पेंग। असम के जादव मोलाई पेंग मिसिंग जनजाति के एक पर्यावरण कार्यकर्ता है, जिन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के रेत युक्त क्षेत्र में अकेले 1360 एकड़ का वन क्षेत्र तैयार कर दिया। अब इस वन क्षेत्र को मोलाई वन के नाम से जाना जाता है। आज यह जंगल अनेक वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास स्थल बन गया है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात पेंग को उन्हें इस कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित भी किया है। नेक्स्ट है चेवांग नोरफेल। नोरफेल एक सिविल इंजीनियर है। इन्हें आइसमैन के नाम से भी जाना जाता है। नोरफेल ने भारत के अत्यंत ठंडे एवं उच्च क्षेत्रों में कृत्रिम ग्लेशियर का निर्माण किया, जिससे लेह लद्दाख क्षेत्रों में पानी की समस्या में कमी आई। कृत्रिम ग्लेशियर इन क्षेत्रों में भूमिगत जल को बढ़ावा देते हैं और सिंचाई के मौसम में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध
कराते हैं। इन्हें जमनालाल बजाज एवं पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। इनके कृत्रिम ग्लेशियर के ऊपर फिल्म निर्माता आरती श्रीवास्तव द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म वाइट नाइट बनाई गई, जिसे कई पुरस्कार भी मिले हैं। नेक्स्ट है सोनम वांगचुक। ये एक सिविल इंजीनियर है। हालांकि इनका प्रमुख क्षेत्र शिक्षा में वैज्ञानिक एवं नवाचार संबंधी सुधार के संबंध में है। इन्हें वर्ष 2018 का रेमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016 में प्रतिष्ठित रोलेक्स अवार्ड के लिए भी इन्हें चुना गया। यह पुरस्कार विश्व में कुल 140 लोगों को दिया जाता है एवं इनके पहले भारत के अरुण कृष्णमूर्ति को मिल चुका है। शिक्षा के बाद पर्यावरण संरक्षण इनका प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों हेतु शिक्षा में भाषा समस्या आदि के लिए भी कार्यरत है। झीलों के संरक्षण एवं लेह लद्दाख क्षेत्रों में कृत्रिम ग्लेशियर के निर्माण से इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है। एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख इन्हीं के द्वारा स्थापित संगठन है। नेक्स्ट है मधु भटनागर। ये पेशे से एक शिक्षिका है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्यावरणीय शिक्षा नीति की शुरुआत की। ये वर्तमान में दिल्ली के श्री राम स्कूल वसंत विहार की उप प्रधानाचार्य है। इन्होंने 1999 में अपने स्कूल में जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संग्रहण की शुरुआत की है। इनका मानना है कि हम दुनिया नहीं बदल सकते पर बच्चों में पर्यावरण के प्रति नज़रिए को बदलकर विश्व पर्यावरण में एक स्वस्थ परिवर्तन देख सकते हैं। ये मानती है कि बच्चे ही समाज को बदल सकते हैं, बस उन्हें सही दिशा देने की ज़रूरत है। इसी क्रम में इन्होंने जूनियर टाइगर टास्क फोर्स की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है तिलक विज। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में मानव और जंतुओं के बीच के संघर्ष को कम करने के लिए 6 प्राकृतिक क्लबों का निर्माण किया और राज्य में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। अब ये राज्य सरकार के साथ सहयोग करके तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाने के लिए प्रयासरत है। नेक्स्ट है अब्दुल वादुद बनाटवाला पेशे से एक होटल व्यवसायी थे। गुजरात के कच्छ की खाड़ी में व्हेल के लगातार असंवेदनशील तरीके से शिकार किए जाने से व्यवस्थित होकर इन्होंने व्हेल बचाओ कार्यक्रम चलाया और मछुआरों को व्हेल बचाने के लिए प्रशिक्षित करते हुए उन्हें समुद्र में जीव जंतुओं के महत्व को समझाया। ये 1992 से माइक पांडे के साथ व्हेल शार्क प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। बिली अर्जन सिंह पहले एक शिकारी थे जो बाद में एक जीव जंतु संरक्षणकर्ता बन गए। इन्होंने सर्वप्रथम बाघों और तेंदुओं को एक संरक्षित क्षेत्र से फिर से जंगल में भेजने की सलाह दी। इन्होंने जीव जंतुओं के संरक्षण से संबंधित कई किताबें लिखी। युवावस्था में अपने शौक के लिए शिकार करने वाले अर्जन सिंह में अचानक बदलाव आया और ये वन्य जीव संरक्षण के लिए अग्रणी व्यक्ति बन गए। इनके कार्यों से प्रभावित होकर 1995 में सरकार ने इन्हें पद्मश्री तथा 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1996 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने इन्हें गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। नेक्स्ट है चंडी प्रसाद भट्ट। ये गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले पर्यावरणविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता है। इन्होंने 1964 में गोपेश्वर में दसोली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना की, जो बाद में चलकर चिपको आंदोलन का मातृ संगठन सिद्ध हुआ। ये चिपको आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता थे
जिसके लिए इन्हें 1982 में समुदाय नेतृत्व करने के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया। इन्हें भारत सरकार द्वारा 2006 में पद्म भूषण पुरस्कार तथा 2013 में गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आज इन्हें मात सामाजिक पारिस्थितिकी पर कार्य करने के लिए जाना जाता है और आधुनिक भारत का प्रथम पर्यावरण विद्वान माना जाता है। बाबा आमटे मुरलीधर देवीदास आमटे बाबा आमटे के नाम से विख्यात है। बाबा आमटे भारत के प्रमुख समाज सेवी एवं पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता थे। इन पर गांधी जी के विचारों का अत्यधिक प्रभाव था। इन्होंने समाज के परित्यक्त लोगों और कुष्ठ रोगियों के लिए अनेक आश्रमों एवं समुदाय की स्थापना की। इनमें चंद्रपुर महाराष्ट्र स्थित आनंदवन का प्रमुख स्थान है। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे और अपना पूरा जीवन वन्य जीव संरक्षण तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन को समर्पित कर दिया। इन्हें 1971 में पद्मश्री, 1985 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार, 1983 में डेमियन डट्टन पुरस्कार, 1986 में पद्म विभूषण एवं 1999 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा विश्व की अनेक संस्थाओं एवं राष्ट्रों द्वारा इन्हें इनके कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट है सुंदरलाल बहुगुणा। ये एक गांधीवादी पर्यावरणविद थे। इन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसा एवं सत्याग्रह के सिद्धांत को अपनाकर शांतिपूर्ण तरीके से चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया और इसे सफल बनाया। चिपको आंदोलन का मूल विचार इनकी पत्नी विमला बहुगुणा का था, परंतु इसे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए इनका नेतृत्व इन्होंने किया। ये हिमालय क्षेत्र में वनों के संरक्षण के लिए संघर्ष करते रहे और यह प्रयास तब सफल हुआ जब इंदिरा गांधी ने इनके आग्रह पर हिमालय क्षेत्र के कुछ वन क्षेत्रों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कानून पारित करवाया। 1980 से 2004 के बीच ये टिहरी बांध के निर्माण के विरोध में आंदोलन चलाते रहे। इन्होंने टिहरी बांध के कारण पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में लोगों को जागरूक किया। ये सामाजिक रूप से भी बहुत सक्रिय रहे। ये महिलाओं एवं गरीबों को उनके अधिकार दिलाने के लिए प्रयासरत रहे तथा दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाया। चिपको आंदोलन के कारण आज विश्व भर में ये वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध है। इनके पर्यावरण एवं सामाजिक क्षेत्रों में किए गए कार्यों से प्रभावित होकर विश्व भर की कई संस्थाओं ने इन्हें पुरस्कृत किया और भारत सरकार ने इन्हें 1981 में पद्मश्री एवं 2009 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। नेक्स्ट है सुनीता नारायण। भारत की प्रसिद्ध पर्यावरणविद है और इसका जन्म 1961 में हुआ। 1982 से सुनीता नारायण भारत में स्थित विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र से जुड़ी रही। वर्तमान में ये विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की महानिदेशक के रूप में कार्य कर रही है। ये पर्यावरण संचार समाज की निदेशक भी है और साथ ही ये पर्यावरण पर केंद्रित पाक्षिक पत्रिका डाउन टू अर्थ की संपादक भी है। सुनीता नारायण पर्यावरणविद होने के साथ साथ लेखिका भी है। पर्यावरण और राजनीतिक कार्यकर्ता सुनीता नारायण समाज के हरित विकास की समर्थक है। इनका मानना है कि वातावरण में फैलती अशुद्धता से सबसे ज़्यादा हानि महिलाओं, बच्चों एवं गरीबों को होती है। ये दशकों से पर्यावरण एवं समाज की मूलभूत समस्याओं के लिए जागरूकता फैलाने का कार्य कर रही है। इनके कार्य से प्रभावित होकर सरकार ने 2005 में इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। इन्हीं के नेतृत्व में 2005 में CSE को स्टॉकहोम वाटर प्राइज
पुरस्कार मिला और 2005 और 2008 में ब्रिटिश मैगजीन प्रोस्पेक्ट और अमेरिकन मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने दुनिया भर में मौजूद सर्वश्रेष्ठ 100 बुद्धिजीवियों की श्रेणी में इन्हें शामिल किया गया। नेक्स्ट है अनुपम मिश्र। जाने माने लेखक, संपादक, छायाकार और गांधीवादी पर्यावरणविद थे। ये कई दशकों से पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत है। अलवर स्थित सूख चुकी अरवरी नदी के पुनर्जीवन में अनुपम मिश्र का प्रमुख योगदान रहा है। वर्ष 1996 में इन्हें इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया एवं ये गांधी शांति प्रतिष्ठान से भी जुड़े हुए थे। महाराष्ट्र में जन्म अनुपम मिश्र ने राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में परंपरागत जल स्रोतों के पुनर्जीवन की दिशा में भी कार्य किया और आज भी खड़े हैं तालाब, राजस्थान की रजत बूंदें इनकी प्रमुख किताबें हैं। 19 दिसंबर 2016 को इनका देहांत हो गया। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए दिए जाने वाले फेलोशिप एवं पुरस्कार। भारत सरकार ने पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को पहचान एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए फेलोशिप एवं पुरस्कार कार्यक्रम चलाया। यह पुरस्कार पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। यह भारत में वृक्षों एवं वन्यजीवों को बचाने हेतु कर चुके लोगों के नाम पर दिया जाता है। नेक्स्ट है अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव सुरक्षा पुरस्कार। यह पुरस्कार वन्य जीव सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। वन्य जीव सुरक्षा में शामिल व्यक्तियों संगठनों को पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपये नगद राशि प्रदान की जाती है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों एवं संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने वनीकरण और बंजर भूमि विकास के क्षेत्र में अग्रणी और अनुकरणीय कार्य किया है। व्यक्तियों संस्थाओं को 4 श्रेणियों में 2,50,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया है। मेदिनी पुरस्कार योजना। यह पुरस्कार पर्यावरण तथा उससे संबंधित विषयों जैसे वन्यजीव, जल संसाधन एवं संरक्षण इत्यादि में मूल कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय लेखकों को प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस श्रेणी में 4 नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रदूषण निवारण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। 1992 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी और इसे प्रदूषण निवारण के लक्ष्यों की प्राप्ति तथा पर्यावरण सुधार के लिए महत्वपूर्ण एवं सतत कदम उठाने वाली 18 बड़ी औद्योगिक इकाइयों तथा 5 लघु औद्योगिक इकाइयों को वार्षिक रूप से दिया जाता है। पुरस्कार में प्रत्येक को एक ट्रॉफी, एक प्रशस्ति पत्र और 1 लाख की राशि दी जाती है। नेक्स्ट है जैव विविधता हेतु पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप एवं बीपी पाल राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप। राष्ट्रीय फेलोशिप प्रतिवर्ष पर्यावरण विज्ञान एवं जैव विविधता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान तथा विकास योगदानों की मान्यता स्वरूप भारतीय राष्ट्रीयता वाले किसी एक वैज्ञानिक विशेषज्ञ को प्रदान की जाती है। फेलोशिप की अवधि 2 वर्ष की होती है। नेक्स्ट डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्यजीव फेलोशिप पुरस्कार। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पक्षी, वन्यजीव और स्तनधारी जीवों पर अनुसंधान के लिए क्रमशः 1995 और 96 में डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्यजीव फेलोशिप पुरस्कार और श्री कैलाश सांखला राष्ट्रीय वन्यजीव फेलोशिप पुरस्कार शुरू किए। इन वन्यजीव संरक्षणों की याद में ये पुरस्कार शुरू किए गए ताकि देश की समृद्ध वन्यजीव धरोहर के विकास और संरक्षण पर लक्षित अनुसंधान प्रयोगात्मक परियोजनाओं पर कार्य करने हेतु वन्यजीव प्रबंधकों एवं वैज्ञानिकों
विशेषकर युवा पीढ़ी को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाए। नेक्स्ट है राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार वार्षिक रूप से वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में ऐसे महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है जिसने देश में वन्यजीव संरक्षण पर मुख्य प्रभाव डाला हो या उससे ऐसा होने की संभावना हो। शैक्षणिक एवं शोध संस्थाओं, संगठनों, वन एवं वन्यजीव अधिकारियों, शोधकार्यों में संलग्न लोगों, वन्यजीव संरक्षणविदों को एक लाख रुपए के 2 पुरस्कार दिए जाते हैं। मरुभूमि पारिस्थितिकी फेलोशिप सितंबर 1992 में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने प्राकृतिक संरक्षण के प्रति विश्नोई समुदाय के योगदान को मान्यता देने और इस क्षेत्र में अध्ययनों को प्रोत्साहित करने के लिए जोधपुर विश्वविद्यालय में मरुस्थल पारिस्थितिकी फेलोशिप की स्थापना के लिए एक समय बंदोबस्ती के रूप में 6 लाख रुपये प्रदान किए थे। फेलोशिप में 3500 रुपये प्रति माह की वृत्ति और 1000 रुपये प्रति माह मासिक का आकस्मिक अनुदान दिया जाता है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की याद में वर्ष 1987 में पर्यावरण के संरक्षण में प्रमुख एवं प्रभाव डालने की क्षमता रखने वाले लोगों तथा संगठनों को पहचान प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार शुरू किया। शुरुआत में पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपये थी। इस समय पुरस्कार में संगठन श्रेणी के अंतर्गत 5 लाख के 2 पुरस्कार तथा व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख के 3 पुरस्कार शामिल है। नगद पुरस्कार के साथ प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ता को एक रजत ट्रॉफी तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ग्लोबल 500 पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा वर्ष 1987 से विभिन्न व्यक्तियों एवं संगठनों को यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री कैलाश सांकला राष्ट्रीय वन्यजीव फेलोशिप पुरस्कार। देश के महान वन्यजीव संरक्षणवादी श्री कैलाश सांकला की स्मृति में देश की समृद्ध वन्यजीव विरासत के संरक्षण के उद्देश्य से अनुसंधान, प्रायोगिक परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए वन्यजीव प्रबंधकों और वैज्ञानिकों की युवा पीढ़ी को प्रेरित करने और बढ़ावा देने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हर दूसरे वर्ष फेलोशिप पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट है स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। यह पुरस्कार उन औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है जो नई प्रौद्योगिकी के विकास या मौजूद आविष्कारी संशोधन या ऐसी स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और अभ्यासों को अपनाते हैं या उनका उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिनसे पर्यावरणीय प्रदूषण में महत्वपूर्ण कमी आती है या उसकी रोकथाम होती है। पुरस्कार में 2 लाख रुपए की नगद राशि, ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र शामिल होते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरणीय नैतिकता से तात्पर्य पर्यावरण एवं मानव के बीच नैतिक संबंधों से है। मानव एवं अन्य जातियां अपनी उत्तरजीविता एवं समृद्धि के लिए पर्यावरण पर निर्भर रहती है। पर्यावरण से मानव को न केवल भोजन एवं अन्य पदार्थों की प्राप्ति होती है, बल्कि यह मानव की उत्तरजीविता के लिए स्वस्थ वातावरण भी प्रदान करता है। पिछले 60 वर्षों में औद्योगिकरण, तकनीकी विकास, आर्थिक विकास एवं अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण पर अत्यधिक दबाव पड़ा है।
दबाव बढ़ने के कारण पर्यावरण पारितंत्र के घटकों की क्रियाएं असंतुलित हुई है, जिससे मानव जीवन भी प्रभावित हो रहा है। इसी क्रम में कई दर्शन शास्त्रियों ने मानव एवं पर्यावरण के पूरक संबंध को बताने के लिए पर्यावरणीय नैतिकता की बात शुरू की। उनका मानना था कि मानव के बिना पर्यावरण का अस्तित्व रह सकता है, पर पर्यावरण के बिना मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए मानव को प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर विकास क्रम को जारी रखना चाहिए। इसी क्रम में पर्यावरणीय नैतिकता का विकास शुरू हुआ। पर्यावरणीय नैतिकता के विकास का समय 1960 के दशक को माना जाता है, जब पर्यावरण संतुलन के लिए लोगों में जागरूकता आनी शुरू हुई। पर्यावरणीय नैतिकता का विचार पर्यावरण की रक्षा एवं पृथ्वी पर सभी प्रजातियों की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देता है। आज विकास के साथ पर्यावरण के नैतिक मूल्यों को बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पर्यावरण ही पृथ्वी पर जीवन का आधार है। मनुष्यों को वनों के कटाव के साथ वनीकरण पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वनों की कटाव के कारण कई प्रजातियों का विलोपन हो जाता है। मानव को किसी प्रजाति को नष्ट करने का अधिकार नहीं है। यदि वह अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए पर्यावरणीय नैतिक मूल्यों का समर्थन नहीं करता है, तो उसे भविष्य में और जटिल आपदाओं से गुजरना पड़ सकता है। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण हेतु पर्यावरणीय नैतिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसको सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक स्तर पर कई सम्मेलन आयोजित किए हैं, जिनमें मानव एवं पर्यावरण संबंधों को एक स्वस्थ रूप देने हेतु पर्यावरणीय नैतिकता पर बल दिया गया है। इसी के अंतर्गत पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्य करने के लिए कुछ निर्णय लिए गए हैं। जून 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका ध्येय सामूहिक प्रयास द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। इसी के साथ यूनेस्को एवं यूनेप ने पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु पर्यावरणीय शिक्षा ढांचा एवं गाइडलाइन तैयार की गई। अंततः 1977 में तबिलिसी घोषणा द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी मापदंड तय किए गए। तबिलिसी जॉर्जिया में हुआ यह सम्मेलन पर्यावरणीय शिक्षा पर आयोजित विश्व का प्रथम अंतर सरकारी सम्मेलन था। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण आंदोलन एवं सार्वजनिक भागीदारी। पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार अकेले कार्य नहीं कर सकती। पर्यावरण की स्वच्छता एवं संरक्षण के लिए जन भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। जन भागीदारी द्वारा ही पर्यावरण जागरूकता आम लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। यदि सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को जन समर्थन भी व्यापक रूप से मिल जाए, तो पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को हासिल करने में आसानी होगी। जन भागीदारी द्वारा लोग पर्यावरण संबंधी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सकते हैं और सरकार पर उचित कदम उठाने के लिए दबाव बना सकते हैं। भारत में काफ़ी पहले से ही पर्यावरण, पौधों एवं जीवों को बचाने के लिए आंदोलन होते रहे हैं और वृक्षों को बचाने के लिए जिस तरह विश्नोई समुदाय ने आंदोलन किया और अपने प्राण देकर इस आंदोलन को सफल बनाया, उससे वृक्षों की कटाई पर राजा अजीत सिंह को रोक लगानी पड़ी। पश्चिमी घाट में शांत घाटी परियोजना पर्यावरण कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन एवं जनप्रतिनिधियों के दबाव के कारण समाप्त करनी पड़ी थी। वर्षावनों वाला यह क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह विश्व के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों में से एक है और इसी क्रम में जाने माने कार्यकर्ता MC मेहता ने केंद्र सरकार के विरोध याचिका दायर की। यह याचिका ताजमहल को मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाले प्रदूषकों से बचाने के लिए थी। इससे प्रत्येक नागरिक में शुद्ध हवा, जल एवं भूमि अधिकार के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई है। इस एक मामले के फैसले की वजह से अन्य जनहित याचिकाओं के लिए दरवाजे खुल गए और न्यायालयों ने
उन पर अपने निर्णय भी दिए जो पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यधिक सहायक रहे हैं। जनता की जागरूकता सरकार एवं स्थानीय लोगों के बीच धनात्मक एवं फलदायक सहयोग को भी बढ़ावा देती है, चाहे वह वृक्ष प्रबंधन हो, स्वच्छता अभियान हो या पर्यावरण जागरूकता का मुद्दा हो। सभी लक्ष्यों को संयुक्त प्रयास द्वारा ही हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट है कोऑपरेट पर्यावरणीय नैतिकता। कॉरपोरेट पर्यावरणीय नैतिकता। व्यावसायिक प्रबंधन में नैतिकता अत्यंत आवश्यक है। पिछली सदी में हमने देखा कि किस प्रकार व्यक्तिगत एवं सामूहिक लाभ के लिए पर्यावरणीय संसाधनों का दोहन किया गया। आज कॉरपोरेट जगत की बड़ी मूलभूत जिम्मेदारी पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि उद्योगों द्वारा अत्यधिक मात्रा में प्रदूषकों अपशिष्टों का उत्पादन किया जाता है। औद्योगिक घराने अब पर्यावरणीय अनुकूल हरी एवं स्वच्छ तकनीकों को उपयोग में लाने के लिए काफ़ी रुचि दिखाने लगे हैं। अब औद्योगिक घराने प्रदूषण स्तर को कम करने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों एवं शहरों में बगीचों को लगाने एवं उनके विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों को अपनी निगरानी में लिए हुए हैं। ये घराने आजकल बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेजों में पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। इसके अलावा ये घराने वृहद स्तर पर पौधारोपण के द्वारा कार्बन उत्सर्जन को कम करने का भी प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान NEAC 1986 में NEAC की शुरुआत राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से की गई। इस अभियान में देश के गैर सरकारी संगठनों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थाओं, महिलाओं तथा युवा संगठनों, सेवा की यूनिटों, सरकारी विभागों आदि को नामपत्र की वित्तीय सहायता दी जाती है। इन जागरूकता कार्यकलापों में सम्मेलन, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण शिविर, पद यात्राएं, रैलियां, सार्वजनिक बैठकें, प्रदर्शनियां, निबंध, वाद विवाद, चित्रकला, पोस्टर, कठपुतली प्रदर्शन, पर्यावरणीय शिक्षा, स्रोत सामग्री आदि शामिल हो सकती है। NEAC को हर ओर से जो प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है उससे देश भर में 16,000 से अधिक भागीदारी अभिकरणों का नेटवर्क बना है। तो लेसन ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।